अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम बात करेंगे इस न्यू ड्रामा सीरीज़ पे, और इसका आगाज़ में हमें एक अगवा के सीन से दिखाया जाता है, लेकिन बहुत ही जल्द ये ख़ानदानी कर्ज, जज्बाती ब्लैकमेल और एक अजीब ही कारोबारी मामलात में उलझ जाती है। और इसका आवान अराफ्ता यानी बरज़ख बिल्कुल मौजू के मुताबिक, मतलब हर किरदार किसी न किसी तरह की दो इंतहाओं के बीच फंसा हुआ है। और इसका मरकज़ी किरदार आतिश वो निजात हंदा है या जल्लाद, बिल्कुल वो एक लड़की को ज़बरदस्ती की शादी से बचाता है और एक और किस्म की कैद में डालने की पेशकश करता है। यही तो वो तज़ाद है जिसे आज हम खोलेंगे। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं। और इस सनसनीखेज़ कहानी का आगाज़ बहुत ही तेज़ रफ्तारी से होता है, और आगाज़ में ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मरजान। वो भाग रही है अपनी जान बचाने के लिए, और वो छुपने के लिए एक कश्ती में घुस जाती है। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है आतिश से, जो कश्ती का मालिक है, कैप्टन है। और यहाँ वो जाल में छुप जाती है, और आतिश जो है वो कश्ती को चला देता है। और जो उसका पीछा करने वाले हैं, जब वो देखते हैं कि कश्ती चल पड़ी है, तो वो वहीं से वापस हो जाते हैं, और वो उसको देख लेते हैं कि मरजान जो है उस कश्ती के अंदर ही छुपी हुई थी। और अब वो इंतज़ार करते हैं कि वो वापस भी यहीं पर आएगी। तो फिर नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि कश्ती का मालिक यानी कि आतिश उसको देख लेता है, और उसके पास आता है और उसको चढ़ाता है, और उसको कहता है कि तुम पानी की परी हो, और इसके ऊपर तंज करता है। और क्या वो एक हीरो बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रवैया बहुत सर्द, लाताल्लुक और अजीब सी नफसियाती चाल है। वो मरजान को ये यकीन दिला रहा है कि इसे कोई परवाह नहीं, और एक फासला बनाकर रखता है। और मरजान उसको कहती है कि तुमने कश्ती क्यों चला दी, तो इसको रोको और मुझे किनारे पर लेकर जाओ, मुझे वापस जाना है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तो वो कहता है कि तुम मेरी कश्ती में क्या कर रही हो और तुम यहाँ क्यों छुपी हो, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तो वो कहता है जाहिर है मैं कश्ती का कैप्टन हूँ, तो मुझे इससे मतलब होगा। और वो कहता है कि ये कश्ती अभी नहीं रुकेगी। और जब वो उसकी कोई बात नहीं सुनता, तो वो खामोश हो जाती है, और खामोशी से वहाँ पर खड़ी रहती है और इंतज़ार करती है कि किनारे पर आने का। और जब वो वापस आता है तो उतर कर अपनी कश्ती को बांधने लगता है। वो देखता है कि मरजान से नीचे नहीं उतरा जाता, तो वो उसको उठाकर नीचे उतारता है, और वो कहती है कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। और फिर वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है और भागते भागते सामने फिर वो उन्हीं आदमियों को देखती है जो वो उसका पीछा कर रहे थे, तो दोबारा से भागना शुरू हो जाती है। और इस बार उसका पीछा करते हुए आतिश ने भी उन आदमियों को देख लिया था। और फिर जब वो भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ आगे कोई रास्ता नहीं होता और हर तरफ पानी होता है, तो वो मदद के लिए पुकारती है और कहती है कि यहाँ पर कोई है जो मेरी मदद करे। लेकिन वो कहता है कि अब यहाँ तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। और जैसे ही वो वहाँ पीट करके पानी में कूदने वाली होती है, तो यहाँ हमें मरजान का खानदान दिखाया जाता है, और क्या ही तूफानी खानदान है। यहाँ हमें पता चलता है कि अगवा की कोशिश इसलिए हुई क्योंकि मरजान का भाई मुराद एक सूदखोर नज़ीर का मकरूज है, और बाप हैदर अपने बेटे पर गुस्से में इसे मारता है और कहता है अगर तुम्हारी बहन को कुछ हुआ तो मैं 2 कब्रें खोदूंगा। ये मकालमा हैदर के किरदार की पूरी नफ्सियात बयान करता है। उसके लिए बेटी की ज़िंदगी नहीं, ख़ानदान की इज्जत अहम है, जिसे वो अपनी मलकियत समझता है। और मसले का हल ये निकाला जाता है कि मरजान की शादी इस कर्ज ख्वाह नज़ीर से कर दी जाए। इसे एक चीज़ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सूद के बदले में वो अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा है, और वो कहता है कि एक बार वो वापस आ जाए तो मैं उससे बात करूंगा। और हमें दूसरी तरफ दिखाई जाती है मरजान जो पानी में कूदने वाली है और अपनी जान देने वाली है, और पीछे से वो एक घोड़े की आवाज़ सुनती है जिस पर सवार वही कश्ती वाला कैप्टन यानी कि आतिश पहुंच जाता है। और यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये उसकी मनसूबाबंदी है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि जो मरजान का पीछा कर रहे थे वो लोग भी वहीं पर मौजूद होते हैं, और उनके साथ मारपीट शुरू कर देता है। और उनको मारने के बाद वो देखता है कि मरजान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उसके पास आता है, और जैसे ही उसके करीब आता है तो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है कि मेरा हाथ पकड़ लो। वो मदद भी कर रहा है और साथ ही कंट्रोल भी अपने हाथ में ले रहा है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसको कहता है कि अपना हाथ मुझे दो, और जब वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसको गिरने से बचाता है। और यहाँ जब उसको वापस लेकर आ रहा होता है तो एक जगह पर रुक जाता है और कहता है कि अब रात होने वाली है और अंधेरे में हमें आगे का रास्ता समझ नहीं आएगा, और वहाँ पर रुकता है। और वो इसको कैसे कंट्रोल कर रहा है ये गार वाले वाक़ये से और भी ज़्यादा नुमाया हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो इससे बात करती है और इससे इसका नाम पूछती है, जिस पर वो अपना नाम बताता है। लेकिन जब वो अपना नाम बताने लगती है तो वो उसको रोक देता है, और वो कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और वो कहती है ये कितना बदतमीज़ और मगरूर इंसान है, और वो अपनी शख्सियत को जाहिर नहीं करना चाहता। वो एक फ़र्द के तौर पर, बिल्कुल एक सूरत हाल का हिस्से के तौर पर देख रहा है। और फिर सीन चेंज होता है, और अब हमें आतिश
आतिश की फैमिली से मिलवाया जाता है और इसे दिखाया जाता है। यहाँ उसकी माँ होती है, एक छोटा भाई और एक लड़की जो शायद उसकी कोई कज़न है या फिर उसके रिश्ते में उसकी बहन ही लगती है, लेकिन वो काफ़ी इसके लिए फ़िक्रमंद होती है और वो कहती है कि उसका मोबाइल बंद आ रहा है और मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ कि उससे कॉन्टैक्ट हो जाए, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। जिस पर वो लड़का, उसका भाई कहता है कि उसने मुझे कहा था कि वो लेट हो जाएगा, तो इसमें परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पे फिर से आतिश और मरजान को दिखाया जाता है जो बैठे होते हैं और इसका फलसफा भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो आग वाला मंजर, आतिश कहता है आग तबाह करती है लेकिन ज़िंदगी भी देती है। ये दो दुनिया के बीच फंसी हुई है। यहाँ सिर्फ आग की बात नहीं कर रहा, वो असल में अपनी बात कर रहा है। उसका नाम भी आतिश है, यानी आग। शायद वो खुद को एक ऐसी कुव्वत के तौर पर देखता है जिसे कुछ नया बनाने के लिए पहले पुरानी चीज़ों को तबाह करना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि आतिश मरजान को कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं किसी सूरत अपनी आंखें बंद नहीं करूंगी। और इसी तरह से सुबह हो जाती है। आतिश जब उठता है तो देखता है कि मरजान सो रही है और फिर वो दोनों जब उठते हैं तो देखती है मरजान के घोड़ा वापस आ गया है, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से मोबाइल निकाल कर वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है और अपने बाप को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसको एक जगह बताती है कि मैं उस जगह पर आ रही हूँ और मुझे लेने आ जाए। तो उसका बाप और वही सूदखोर नज़ीर जिससे वो शादी करवाने वाला है वहाँ पर पहुँचते हैं और वो अपने बाप से गले मिलती है और साथ ही वो सूदखोर लड़का नज़ीर भी आया होता है। और मरजान से जब वो मिलता है तो आतिश ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है और उसकी आंखों से जैसे आग ही बरस रही थी और उसके तासुरात इनको देखकर ऐसे लग रहे थे जैसे पहले ही वो मरजान के बाप को जानता है और बहुत अच्छी तरह से उससे वाकिफ़ है। और जब मरजान बताती है कि इसने मेरी जान बचाई है और यहाँ तक मुझे लेकर आया है, तो उसका बाप उसका शुक्रगुजार होता है और कहता है ये शुक्रिया यहाँ तक ही नहीं, आज रात आप अपने ख़ानदान के साथ हमारे घर तशरीफ़ लाएं। खाने की दावत देता है उसको और जिसको वो कबूल कर लेता है। और उसके बाद मरजान जो है अपने घर आती है और अपने भाई और अपनी माँ से मिलती है और उसका भाई कहता है कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से तुम्हारे पीछे लोग लग गए थे और तुम्हें इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। और फिर मरजान का बाप कहता है कि मैं इसको कमरे में लेकर जा रहा हूँ, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। और यहाँ पे नज़ीर और उसकी बहन भी मौजूद होती है। और फिर हमें आतिश के घर वालों का सीन दिखाया जाता है। आतिश जो अपनी माँ से मिलता है और वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें फ़ोन करती रही लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद था और रात भर तुम कहाँ थे। और फिर आतिश का छोटा भाई उसको कहता है कि इसने पूरी रात हमारे सर में दर्द करके रखा है। और आतिश बताता है कि वो आज हैदर से मिला है, जो सुनकर काफ़ी शौक में आते हैं सब। और वो बताता है कि आज रात उसने खाने पर मदऊ किया है हम सबको और उसकी माँ का रिएक्शन भी कुछ अच्छा नहीं था और यहाँ लग रहा था कि इनकी बहुत ही पुरानी कोई दुश्मनी है उनसे। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मरजान का बाप मरजान से बात करता है और उसको कहता है देखो मैंने तुम्हारी बात सुनी, लेकिन अब तुम देख रही हो हमारे पास वक्त बहुत कम है, कोई ना कोई ले लेगा बेटा। और वो कहता है कि आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते, और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और वो कहता है अब बात तुम्हारी मर्जी की नहीं है और तुम उससे शादी कर लो, और अगर तुम नज़ीर से शादी कर लेती हो तो वो हमारा कर्ज अदा कर देगा। जिस पर वो कहती है कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, तुम्हारे नकम्मे भाई की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन नज़ीर अच्छा शख्स है और तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा। तो वो कहती है कि बाबा प्यार आपके हुक्म से नहीं होता। और वह कहती है मैं किसी सूरत भी इस बात पर नहीं मानूंगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। जिस पर उसका बाप उठता है और कहता है क्या वाकई तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है। और वो वहाँ से गन उठाता है और अपने सर पर रखता है। मरजान जैसे ही पलट कर देखती है तो वो चीखती है और वो कहती है बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, अच्छा तो तुम जैसे सही समझो, तुमने अपना फ़ैसला कर लिया और अब मैं अपना फ़ैसला करूँगा। और वो कहता है मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। और इतना शोर सुनकर बाहर से इनकी माँ भी अंदर आ जाती है और वो कहती है कि ये कैसा शोर है। जिस पर वो कहती है कि आप क्या पागल हो गए हैं, आप खुदकुशी करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा डर भी जाती है और वो कहती है हैदर ये क्या कर रहे हो। और वो कहता है कि मरजान ने अपना फ़ैसला कर लिया और अब मेरी बारी है। जिस पर वो मरजान की तरफ देखती है और कहती है ये तुम्हारी वजह से है। और मरजान वहाँ पे सख्ते की हालत में खड़ी होती है और रो रही होती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और वो अपने बाप को देखती है और फिर सोचती है और फिर कहती है ठीक है मैं राज़ी हूँ, मैं राज़ी हूँ, जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी और मैं इस शादी के लिए भी राज़ी हूँ। और ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर मरजान की माँ उसके बाप को कहती है कि आप पागल हो गए हैं और आप वाकई खुदकुशी करने वाले थे। तो वो कहता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है। और वो कहता है कि इसको मनाने का और कोई तरीका नहीं था। और उसको कहता है कि मुझे एक टिशू दो, जायली आंसू बहाना इतना मुश्किल काम है जितना मैंने सोचा नहीं था। तो आप देखते हैं कि मरजान के साथ आगे क्या होने वाला है। उसका अपना बाप अपने मसाइल के लिए उसको कुर्बान कर देगा। इसकी अगली एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।